अरहम अपने गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप का ख्वाब था कि अरहम को पढ़ाएं, वो बहुत आगे जाए, मगर अरहम पढ़ाई में ना चल सका। इसे स्कूल से खारिज कर दिया गया, जिस पर इसकी माँ बीमार होकर बिस्तर पर लग गई। अरहम के बाप ने इसे मार मार कर घर से निकाल दिया कि तुम निकम्मे हो। अरहम घर से दूर चला गया और इधर उधर रोजगार के लिए हाथ पांव मारने लगा, मगर इसके साथ हर तरफ से धोखा होता। इसने हिम्मत ना हारी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और कारोबार में भी दिलचस्पी लेने लगा और चुप चुप कर माँ बाप की मदद करने लगा। इसके माँ बाप हैरान थे कि आखिर कौन हमारी मदद कर रहा है। एक दिन अरहम खुद इनके सामने आया। आज वो कामयाब इंसान था। रो रो कर माँ बाप के गले लग गया और राशिद और हिना को भी इस पर फख्र होने लगा। राशिद अपने बेटे अरहम के साथ अस्पताल के बिस्तर के करीब बैठा था। बिस्तर पर इसकी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। हिना की सांसें इतनी हल्की थी कि इनकी मौजूदगी का पता सिर्फ दिल की मशीन से चल रहा था। अरहम की आंखों में भी आंसू थे। अपने बाप के करीब बैठा खामोशी से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी, उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। अरहम की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि राशिद की आंखों में गुस्सा और मायूसी वाज़ेह थी। और इसका गुस्सा भी वजह था, क्योंकि इसने अपनी सारी ज़िंदगी जितनी मेहनत और मुशक्क़त की थी, सारी अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। वक़्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए थे। अरहम शहर के नामवर स्कूल में पढ़ने जाता था, जिसकी फ़ीस राशिद की आधी तनख्वाह के बराबर थी। इसके स्कूल की फ़ीसें भर भर कर अब वो बिल्कुल भी खाली हो चुका था। वक़्त से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं, यहाँ तक कि अब इसके पास इसकी बीवी के इलाज तक के लिए पैसे ना थे। इसकी बीवी, जो इसके दिल का सुकून थी, एक बहुत ही बड़ी बीमारी से लड़ रही थी। राशि का दिल अंदर से बहुत टूटा हुआ था, मगर इसने कभी भी अपनी बीवी के सामने अपनी बेबसी का इजहार नहीं किया। वो हमेशा चाहती थी कि अरहम बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बने, मगर अरहम के पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने की वजह से वो हमेशा स्कूल में नाकाम रहा। हर साल इम्तहानात में फ़ेल होना इसकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था और उसके साथी तक इससे तंग आ चुके थे। राशिद साहब सोचने लगे कि पढ़ाई के नाम पर वो अपने बाप से नई नई फरमाइशें करता था कि इसे टच मोबाइल चाहिए। आजकल मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं होती। कंबाइंड स्टडी के बहाने दोस्तों के पास चला जाता, रात रात भर दोस्तों में गप्पे मारता। इतना एहसास तक नहीं था। बाप ने 1 साल से पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं खरीदी। माँ ने कभी ईद पर भी कभी नए कपड़े नहीं पहने और आज वो बुरे तरीके से बोर्ड में फ़ेल हुआ था। माँ के सारे ख्वाब चिकनाचूर होकर रह गए थे। हॉस्पिटल में ही राशिद ने अरहम को डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती। राशिद ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी का एक ही ख्वाब था कि तुम कामयाब हो जाओ और तुम हर बार फेल हो जाते हो। अरहम खामोश रहा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि इसके अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, मगर वो खुद भी नहीं जानता था कि इससे कहाँ गलती हो रही है। राशिद, अरहम को मत डांटो, उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। वो अभी बच्चा है, एक दिन वो ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। राशिद ने एक लंबी सांस ली। इसकी मायूसी ने इसे बेकाबू कर दिया था, मगर वो जानता था कि हिना की ये आखिरी उम्मीद थी और वो इसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। मगर फिर भी अंदर से वो ये सोचता था कि अरहम कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ दिन के बाद स्कूल से एक खत आया। खत में लिखा था कि अरहम की तलीमी कारकर्दगी बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इसकी मुसलसल नाकामी के बायस हम मजबूर हैं कि इसे स्कूल से निकाल दिया जाए। ये खत पढ़कर राशिद के दिल पर गोया बिजली गिरी थी। इसने फ़ौरन अरहम को अपने कमरे में बुलाया। ये क्या है? राशिद ने गुस्से से खत इसके सामने लहराया। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, स्कूल से निकाल दिया है तुम्हें। अरहम का सर झुक गया। इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। तुम्हारी माँ कितनी बीमार है, फिर भी इसके दिल में तुम्हारे लिए उम्मीद थी, राशिद ने कहा, और तुमने इसकी उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया। अरहम के आंसू इसके गालों पर बहने लगे। अब्बा,
मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। इसकी आवाज़ में बेबसी थी। राशिया ने गुस्से से अरहम को थप्पड़ दे मारा। यही गलती है तुम्हारी, तुमने कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी माँ को तुमसे कितनी उम्मीदें थीं और तुमने सब कुछ ज़ाया कर दिया। हिना ने सब कुछ सुन लिया, मगर इसमें बोलने की ताकत नहीं थी। वो जानती थी कि राशिद के अल्फाज अरहम के दिल को छलनी कर रहे हैं, मगर वो खुद भी बेबस थी। एक दिन अरहम के स्कूल के हेड मास्टर जनाब अहमद खुर्शीद के घर आए। मैं अरहम के हवाले से बात करने आया हूँ, उन्होंने नरमी से कहा। तो राशिद ने इन्हें बैठने के लिए कहा और ख़ुद भी परेशानी के आलम में इनके सामने बैठ गया। जनाब, अरहम का मसला ये नहीं है कि वो नालायक है, अहमद साहब ने समझाते हुए कहा, बल्कि मसला ये है कि जो तरीक़ाकार हम पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं शायद वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। क्या मतलब? राशिद ने हैरत से पूछा। अरहम का दिमाग किसी और तरीके से काम करता है, अहमद साहब ने कहा। वो शायद रवायती तरीक़ों से सीखने में मुश्किल महसूस करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक है। हमें इसकी दिलचस्पियों के मुताबिक इसकी तालीम का बंदोबस्त करना चाहिए। राशिद को ये बात सुनकर हैरानगी हुई। उन्होंने आज तक कभी ये बात नहीं सोची थी कि क्या अरहम वाकई काबिल है। इसने सोचा। राशिद साहब की आंखों में मायूसी की झलक थी, जैसे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ और उम्मीदें इसके सामने से रुखसत हो चुकी हों। हिना की बीमारी ने राशिद को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। हर रोज़ वो अपनी बीमार बीवी के बिस्तर के पास बैठकर अपने बेटे अरहम के मुस्तकबिल के बारे में सोचता, मगर गुर्बत और माली मुश्किलात ने उसके कदम रोक दिए थे। अब वो मज़ीद अरहम की तालीम के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता था। एक दिन हिना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और राशिद को इसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अगर हिना का सही इलाज ना हुआ तो इसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। राशिद के दिल में खौफ और बेबसी की लहर दौड़ गई। इसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई मददगार। इसने फैसला किया कि वो अरहम को किसी काम पर लगा देगा ताकि कुछ पैसे जमा कर सके और हिना का इलाज करवा सके, क्योंकि अरहम को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब और उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी थी। अरहम को वर्कशॉप पर ले जाने का फ़ैसला एक मुश्किल कदम था, मगर राशिद के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसने वर्कशॉप के मालिक हाजी साहब से मिन्नत समाजत की कि वो अरहम को वहाँ पर काम पर रख लें। हाजी साहब ने अरशद से कहा कि ये तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इस उम्र में इस पर काम का बोझ क्यों डाल रहे हैं। राशिद ने नागवारी से कहा कि मेरा बेटा बेहद नालायक है, मगर इसे काम सिखा दें, हमें पैसों की अशद ज़रूरत है। राशिद ने आजी से कहा। हाजी साहब ने अरहम को एक मौका देने का फ़ैसला किया और इसे काम सिखाने की जिम्मेदारी ले ली। अरहम ने पहले 2 दिन बड़ी दिलचस्पी से काम किया। इसे नए माहौल में कुछ नया सीखने का शौक़ था, मगर जैसे काम मुश्किल होना शुरू हुआ इसकी दिलचस्पी कम होने लगी। तीसरे दिन अरहम ने काम छोड़ दिया और वर्कशॉप जाने की बजाय सारा दिन शहर की गलियों में घूमता रहा। चंद दिनों के बाद हाजी साहब ने राशिद को वर्कशॉप पर बुलाया। अरहम तो 2 दिन आया था और इसके बाद से नज़र नहीं आया। हाजी साहब ने गुस्से से कहा। राशिद को ये सुनकर शदीद गुस्सा आया और वो फ़ौरन घर वापस चला गया। जैसे ही अरहम घर आया, राशिद ने गुस्से का इजहार किया। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? राशिद ने चीख कर कहा कि हमारी अपनी इतनी मुश्किलात हैं। तुम्हारी माँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान जूझ रही हैं और तुम्हें खेलने से फुर्सत नहीं। तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम्हें कब इस बात की समझ आएगी कि तुम अब बड़े हो रहे हो? तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं है तो कम अज़ कम किसी काम में तो दिल लगा लो। तुम आखिर चाहते क्या हो? अरहम का सर झुक गया। वो अपने बाप की आंखों में गुस्सा और मायूसी देखकर खौफजदा हो गया। कभी मुंह से जवाब नहीं देता था, बस एक चुप जिससे राशिद को चिढ़ सी हो गई थी। राशिद ने अरहम को मारना शुरू कर दिया और इसे बार बार याद दिलाया कि वो कितनी मुश्किलात में है और अरहम की लापरवाही ने इन्हें कितना दुख पहुंचाया है।
अरहम का बाप इतने गुस्से में आ जाता है कि वो मार मार कर अपने बेटे को घर से निकल जाने के लिए कह देता, क्योंकि वो अरहम की नालायकी और अपनी बीवी की बीमारी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। वो गुस्से में क्या फ़ैसला कर रहा है इसे कुछ भी समझ नहीं आता। अरहम भी अपने बाप के कहने पर घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि वो हर रोज़ अब्बा की डांट और अपनी नालायकी के ताने सुन सुन कर थक चुका होता है और वो घर से निकल जाता है। अरहम अब कराची की बड़ी और पुरहजूम सड़कों पर बेयारो मददगार फिरता रहा। 2 दिन तक उसने फुटपाथ पर सोने और छोटे छोटे डीलों से मांगकर खाने पर गुजारा किया। इसके पास ना रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने पीने का कोई इंतज़ाम। ये 2 दिन अरहम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम ना थे। उसने सड़कों पर ऐसे लोगों को देखा तो जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते और रात को इसी जगह पर सो जाते। छोटे बच्चे जो कूड़े के ढेरों में से खाने पीने की चीज़ें तलाश करते और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करते थे। अरहम की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसकी भूख और थकन इसके चेहरे पर साफ नज़र आने लगी थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने वालिद के फ़ैसले पर कायमो दाइम था। वो अपने वालिद के गुस्से और अपनी माँ की बेबसी के ख्यालात से बचने के लिए दूर जाना चाहता था, लेकिन कराची की बड़ी सड़कों ने उसे मज़ीद उलझा दिया। 2 दिन के बाद अरहम ने फ़ैसला किया कि वो किसी काम की तलाश करेगा ताकि अपने लिए कुछ कमाई कर सके और ख़ुद को ज़िंदा रख सके। इसने दिल में ये ख्याल आया कि शायद वो अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे बेच सकेगा। ये ख्याल इसके लिए एक नई उम्मीद का दरवाज़ा खोलता था, मगर वो जानता था कि इसके लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरहम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमना शुरू किया। वो हर दुकान और हर वर्कशॉप के दरवाजे पर जाकर काम की तलाश करता, लेकिन हर जगह से मायूसी ही मिली। हमारे पास पहले से काम करने वाले लोग हैं, हमें मज़ीद मज़दूर की ज़रूरत नहीं है। ये अल्फाज सुन सुनकर अरहम का दिल मज़ीद डूब जाता। फिर एक दिन अरहम को एक छोटे होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। होटल का मालिक जो एक नरम दिल शख्स था, इसने अरहम की हालत देखकर इसे एक मौका दिया। बेटा, यहाँ काम आसान नहीं है, मगर अगर तुम मेहनत करोगे तो शायद तुम्हारे लिए कुछ बेहतर हो जाए। मालिक ने अरहम को नरमी से कहा। अरहम ने होटल में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक मेज़ों पर खाने के बर्तन लेकर जाता, बर्तन धोता और होटल की सफाई का काम भी करता। ये सब काम इसके लिए नए थे, मगर इसने दिलो जान से काम किया। हर दिन वो अपनी थकन के बावजूद काम पर वापस जाता, क्योंकि वो जानता था कि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरहम की नई ज़िंदगी एक इम्तिहान थी। वो अपने वालिद के गुस्से और अपनी माँ की बीमारी के बोझ तले से दबकर निकल आया था, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का सामना कर रहा था। ज़िंदगी का ये कड़वा सच अरहम को सिखा रहा था कि कामयाबी और खुशी के लिए मेहनत और सब्र का फल थामना ज़रूरी है। एक दिन जब अरहम होटल के काम से वापस आया तो इसे एक शख्स ने रोका। बेटा, तुम यहाँ काम कर रहे हो? एक शख्स ने पूछा। अरहम ने सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी माँ बीमार है। इस शख्स ने अरहम को गौर से देखा और कहा कि कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हें तालीम मिलती तो आज तुम किस मुकाम पर होते? ये बात अरहम के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गई। इसने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन अब इसे एहसास हो रहा था कि इसने अपने वालिदैन के ख्वाबों को कुचल दिया है। इसके दिल में एक नई आग जलने लगी, एक ऐसी आग जो इसे दोबारा तालीम हासिल करने की तरगीब दे रही थी। अरहम ने फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। वो होटल में काम के साथ साथ कुछ पैसे बचाकर दोबारा तालीम हासिल करेगा। इसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी और वो जानता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएगा। अरहम को कराची में कई साल गुजर चुके थे। वो बचपन के दिनों को पीछे छोड़ आया था और अब वो जवान हो चुका था। इन सालों में अरहम ने बहुत कुछ देखा, सीखा और बर्दाश्त किया। इब्तिदा में जब वो कराची आया तो इसने एक होटल में काम किया था, लेकिन
जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया इसने मुख्तलिफ़ कामों में अपने लिए जगह बनाई, लेकिन इस सफ़र में इसे कई बार धोखा भी दिया गया। एक दिन जब अरहम ने एक छोटी-सी दुकान में काम करना शुरू किया, तो इसे लगा कि अब इसकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव आ गया है। इसने दुकान के मालिक के लिए दिलो-जान से मेहनत की, दिन-रात काम किया और मालिक के एतमाद को जीत लिया। लेकिन फिर एक दिन जब कारोबार में कुछ नुकसान हुआ, तो मालिक ने तमाम ज़िम्मेदारी अरहम पे डाल दी कि तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। इसने अरहम पर इल्ज़ामात आयद किए, हालांकि अरहम का तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था। मालिक ने ना सिर्फ अरहम को काम से निकाल दिया, बल्कि इसकी तमाम तनख्वाह भी ज़ब्त कर ली। अरहम के दिल पर एक और चोट लगी थी। इसने दोबारा अपने कदम जमाए और एक नई जगह काम की तलाश की। अरहम को एक दुकान पर काम मिल गया। दुकान का मालिक बहुत खुश इखलाक और मेहरबान था। इसने अरहम को बहुत इज्जत दी और इसे अपने कारोबार में शरीक करने की बात की। अरहम ने इस पेशकश को कबूल किया और अपनी पूरी मेहनत इस कारोबार में लगा दी। लेकिन जब कारोबार ने मुनाफा देना शुरू किया, तो मालिक ने अरहम को धोखा देकर इसे कारोबार से निकाल दिया। अरहम को एक बार फिर से अपने साथ हुई धोखेधड़ी का सामना करना पड़ा कि शरीफ इंसान को लोग धोखा ही देते हैं। इन तमाम वाक़यात के बावजूद अरहम ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने दिल में एक बात बैठा ली कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सब्र और मेहनत दोनों ज़रूरी हैं और कभी भी मुश्किलात के आगे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन ये धोखे इसे मज़ीद मजबूत बना रहे थे। जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया, वो मज़ीद तजर्बाकार और समझदार हो गया और पैसे भी कमाने लगा। अब इसके पास काफ़ी पैसे मौजूद थे। एक दिन जब अरहम अस्पताल में काम के सिलसिले में गया था, तो उसकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। वो उस शख्स को गौर से देखने लगा कि ये इसका अपना बाप था, राशिद साहब। वो शख्स जिसने बचपन में अरहम को घर से निकाल दिया था, आज अस्पताल में अपनी बीमार बीवी के इलाज के लिए परेशान खड़ा था। अरहम के दिल में मुख्तलिफ जज्बात उमड़ आए। वो अपने बाप के करीब जाना चाहता था, मगर माजी की तलख यादें इसे रोक रही थीं। वो एक फासले से अपने वालिद को देखने लगा। इसके वालिद एक डॉक्टर से बात कर रहे थे और डॉक्टर ने इसे बताया कि ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दरकार होंगे। राशिद साहब के चेहरे पर बेबसी और परेशानी की लकीरें और गहरी हो गईं। अरहम के दिल में अपने वालिद के लिए हमदर्दी जागी। वो जानता था कि इसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सकें। अरहम के दिल में एक नई कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ वो अपने वालिद की मदद करना चाहता था और दूसरी तरफ वो फ़िलहाल अपने बाप के सामने आना भी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसके बाप को इस बात का इल्म हो कि इसकी मददगार अरहम कर रहा है। फिर अरहम ने दिल में एक फ़ैसला किया। वो खामोशी से अस्पताल के अकाउंट सेक्शन में गया और वहाँ अपनी माँ के इलाज के लिए दरकार पैसों का बंदोबस्त किया। वो नहीं चाहता था कि इसके वालिद को पता चले कि ये मदद इसने की है। इसने खामोशी से अपने माँ के इलाज का खर्चा उठा लिया और अस्पताल से चला गया। अरहम के दिल में एक अजीब सी तस्कीन थी, लेकिन साथ ही वो इस कश्मकश में मुब्तला था कि क्या इसने सही फ़ैसला किया है। क्या वो अपने वालिद को माफ़ कर सकता है? क्या वो अपने वालिद के सामने आकर इन्हें बता सकता है कि वो उनका बेटा है? अरहम की ज़िंदगी में एक नया मरहला शुरू हो चुका था। इसने अपनी मेहनत और अज़म से कारोबार शुरू किया और जल्द ही वो कारोबार में कामयाबी हासिल करने लगा। इसने छोटे कारोबार से आगाज़ किया और वक़्त के साथ साथ इसने अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर वुसअत दी। अरहम की कारोबारी जहानत और मेहनत ने इसे एक कामयाब ताजर बना दिया और वो शहर में मरूफ होने लगा। उस दौरान अरहम अपने वालिदैन की खुफिया मदद करता रहा। हर महीने वो अपने वालिदैन के अस्पताल के बिल्स और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखता, लेकिन अपनी शनाख्त छुपाए रखता। इसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनकी मदद की, जैसे ही कि अस्पताल के अकाउंट में पैसे जमा करवाना, खुराक और दीगर अशिया फराहम करना और कभी कभार इन्हें खुफिया तौर पर माली मदद फराहम करना। राशिद साहब और इनकी बीवी जब अस्पताल के बिल्स
और मदद की अशिया देखते तो हैरान रह जाते। राशिद साहब अक्सर अपनी बीवी से बात करते हुए कहते, बेगम ये अजीब बात है, हमें न जाने कैसे इतनी मदद मिल रही है और ये सब कैसे हो रहा है। हमारी मदद करने वाला शख्स कौन है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। राशिद साहब की बीवी जो अपनी बीमारी की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, अपनी हालत में तब्दीली महसूस कर रही थी और इस इंसान को बहुत सारी दुआएं दे रही थी जो उसकी हालत में बेहतरी का ज़िम्मेदार था। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतनी मदद मिल रही है, शायद अल्लाह हमें आजमाइश में डाल रहा था। दूसरी तरफ अरम अपने वालिदैन की हालत देखकर अपनी कामयाबी का मज़ा दोगुना महसूस करता था। वो अपने वालिदैन की मदद करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहा था बल्कि खुद भी एक नई रूहानी सुकून हासिल कर रहा था। लेकिन अरहम के दिल में ये बात छुपी हुई थी कि ये मदद वो खुद कर रहा है। इसने अपने वालिदैन की मदद करने का फ़ैसला किया था कि वो इनकी मुश्किलात को कम करे, लेकिन कभी भी अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करेगा। ये सब कुछ अरहम के दिल में एक गहरे राज के तौर पर छुपा हुआ था। इसने अपने वालिदैन की मदद करके न सिर्फ इनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश की बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश की थी। इसके दिल में अब भी एक छुपी हुई मोहब्बत और दुख था और इसने अपने वालिदैन के लिए जो कुछ भी किया इसकी कीमत को वो खुद जानता था। राशिद साहब और इसकी बीवी अरहम की खुफिया मदद की वजह से हैरत में थे और कभी कभार इस मदद के बारे में सोचते रहते। इनकी गुफ्तगू और ख्यालात में अरहम का कोई नाम नहीं था, लेकिन अरहम की खुफिया मोहब्बत और मदद में इनकी ज़िंदगियों में एक नई रोशनी भर दी थी। एक दिन राशिद साहब की बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो काफ़ी परेशान हो गया। वो जल्दी जल्दी ने अपनी बीवी को अस्पताल ले गया। राशिद साहब ने एक नए डॉक्टर से मुशावरत की। इस डॉक्टर ने बताया कि इलाज की कुछ मज़ीद ज़रूरत है और ये कि उन्हें चंद दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। राशिद साहब की परेशानी बढ़ गई क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास मज़ीद पैसे नहीं हैं। जब राशिद साहब डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे तो अरहम अस्पताल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो अपने कारोबारी सिलसिले के मामलात के सिलसिले में अस्पताल आया था। इसने इत्तेफाक से राशिद साहब को देखा और फ़ौरन पहचान लिया। राशिद साहब के जाने के बाद अरहम ने इस डॉक्टर से मुलाकात की। इनसे ये जानने की कोशिश की कि राशिद साहब अस्पताल क्यों आए हैं, इनको ऐसी भी क्या ज़रूरत पेश आ गई। डॉक्टर ने अरहम को सारी हकीकत से आगाह किया कि राशिद साहब की बीवी एक बहुत ही बुरी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। इनको मज़ीद इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर इनका इलाज अब फौरी तौर पर ना हो सका तो शायद इनकी जान भी जा सकती है। ये खबर सुनकर अरहम बहुत गमगीन हो गया क्योंकि वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इतने सालों के बाद इसको माँ बाप फिर से नज़र आए थे और अब वो नहीं चाहता था कि वो इन्हें अपनी नज़रों से दूर करे। वो इन्हें किसी सूरत भी खोना नहीं चाहता था। अरहम ने डॉक्टर को कहा कि आप पैसे की कोई फ़िक्र मत करें, जितनी रकम आपको चाहिए वो सारी रकम मैं दूंगा, मगर इनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। इनका ख़ास से ख़ास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर ने भी अरहम को मुतमिन किया कि इनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी और इनका ख़ास इलाज किया जाएगा। डॉक्टर के पास दोबारा आते हुए राशिद साहब अरहम की बात सुन लेते हैं और फ़ौरन अरहम को पहचान लेते हैं और अरहम को देखकर राशिद से रहा नहीं जाता। सालों बिछड़ा हुआ बेटा इनको अचानक कैसे मिल गया, इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और वो अरहम से पूछने लगता है, क्या तुम अरहम हो? अरहम ने सर झुकाते हुए कहा, जी अब्बू, मैं अरहम हूँ। राशिद साहब की आंखों में अशक आंसू भर आए। तुम यहाँ कैसे आए? पहले राशिद साहब ने सवाल किया और फिर बोला, क्या तुम ही थे जो हमारी इतनी मदद कर रहे थे? और अरहम ने धीमे से सर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। राशिद साहब की आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने बेटे को अपने लखते जिगर को गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें निकम्मा और नालायक समझकर घर से निकाल दिया था और आज तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा करके दिखाया। राशिद साहब की बीवी जो नाजुक हालत में थी
इसने अरहम को देखा तो इसकी आंखों में भी जज्बात का सैलाब उमड़ आया था। उस वक़्त राशिद साहब और इसकी बीवी ने अरहम को गले लगाया और बेख्तियार रोने लगे। अरहम, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें समझने में गलती की। राशिद साहब ने रोते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम अचानक क्यों वापस आकर हमारी मदद इतनी बड़ी मदद करोगे। अरहम ने इन्हें आराम से गले लगाया और कहा, अब्बा अम्मा, मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया। मैंने आपको कभी नहीं बुलाया, बल्कि मैं चाहता था कि आप खुश रहें। उस दिन के बाद राशिद साहब और इनकी बीवी ने अरहम की कामयाबी की कहानी सुनी और दिल से इनकी मदद का शुक्रिया अदा किया। वो जान गए कि इनका बेटा इनकी सबसे बड़ी दौलत है, जिसने इनकी ज़िंदगियों में नई रोशनी दी थी। अरहम ने अपने वालिदैन को अपनी कराची वाले घर ले जाने का फ़ैसला किया। वो अब कामयाब ताजर था और इसने अपने वालिदैन को अपने घर में खुशामदीद कहा। घर में दाखिल होते ही राशिद साहब और इनकी बीवी ने देखा कि अरहम ने इनके लिए हर चीज़ का ख्याल रखा है।